हम सबको लगता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी आज़ादी है। हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं वो हमारा अपना विचार है, और जो हम मानते हैं वो हमारा अपना विश्वास है, और जो सच हमें दिखाई देता है वो सच ही है। लेकिन जरा सोचो, अगर एक दिन तुमसे कोई तुम्हारी आज़ादी ना छीने, तुम्हारा घर ना छीने, तुम्हारा पैसा ना छीने, बल्कि तुमसे तुम्हारा सच ही छीन ले। अगर पूरी दुनिया तुमसे यही कहने लगे कि 2+2 5 होते हैं, और हर किताब, हर अखबार, हर टीचर, हर स्क्रीन यही कहे, तो क्या तुम अपनी आंखों पर भरोसा करोगे या पूरी दुनिया पर? जॉर्ज ऑरवेल की 1984 सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है जो 1949 में लिखी गई थी, लेकिन शायद आज पहले से ज़्यादा सच लगती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान पैदा तो होता है लेकिन जीता नहीं। उस दुनिया का नाम है ओशनिया, एक ऐसा देश जहां हर दीवार पर एक चेहरा लगा हुआ है, एक चेहरा जो तुम्हें घूर रहा होता है। उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। बिग ब्रदर एक ऐसा नाम जिससे पूरा देश डरता है। मजे की बात, किसी को पता ही नहीं बिग ब्रदर सच है भी या नहीं। किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उसे बात नहीं की, लेकिन फिर भी पूरा देश उसकी पूजा करता है। क्यों? क्योंकि तमाशे की सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं होती, डर होता है। ओशनिया की दुनिया के 3 वर्ग है। सबसे ऊपर इनर पार्टी, फिर आउटलर पार्टी, और सबसे नीचे प्रोल्स। प्रोल्स की आबादी सबसे ज्यादा है, लगभग 85%। लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई भविष्य नहीं। उन्हें बस इतना दिया गया है कि वो बस जिंदा है, सोच न सके और सवाल न पूछे। अब मिलते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से, विंस्टन स्मिथ से। वो कोई हीरो नहीं है, वो कोई महान योद्धा नहीं है, कोई क्रांतिकारी नेता नहीं है, वो बस एक आम आदमी है, बिल्कुल हमारी तरह ही। और शायद इसी वजह से उसकी कहानी डरावनी लगती है, क्योंकि विंस्टन में हम खुद को देख सकते हैं। विंस्टन आउटर पार्टी का सदस्य है। उसकी नौकरी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में। नाम सुनकर लगता है कि जहां सच की रक्षा होती होगी, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ का काम सच बनाना नहीं, सच को मिटाना है। विंस्टन का काम क्या है? पुराने अखबार बदलना, पुराने रिकॉर्ड बदलना, पुरानी खबरें बदलना, इतिहास बदलना। मान लो पार्टी ने 1 साल पहले कहा था हम कभी ईस्ट एशिया से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आज पार्टी ईस्ट एशिया से युद्ध कर रही है, तो क्या होगा? क्या पार्टी मानेगी? क्या वो गलत है? नहीं, पार्टी पुराने रिकॉर्ड को बदल देगी और ऐसा दिखाएगी कि जैसे उसने सदा से यही कहा था। धीरे धीरे लोग भी भूल जाते हैं कि इसलिए सच क्या था, क्योंकि जब हर किताब झूठ बोल रही हो, हर अखबार झूठ बोल रहा हो, हर स्क्रीन झूठ बोल रही हो, तो सच भी झूठ जैसा ही लगने लगता है। अगर कोई सरकार तुम्हारा अतीत बदल दे तो क्या तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा? विंस्टन रोज यही करता था, झूठ लिखता था, इतिहास बदलता था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी आवाज भी जिंदा थी। एक आवाज जो कहती थी कुछ तो गलत है, और ओशनिया की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। गलत काम करना अपराध नहीं, गलत सोचना अपराध नहीं, इसे कहते हैं थॉट क्राइम। अगर तुमने पार्टी के खिलाफ कुछ लिखा तो वो खतरा है, लेकिन अगर तुमने सिर्फ सोचा तब भी वो खतरा है, क्योंकि पार्टी तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे दिमाग पर राज करना चाहती है। इस दुनिया में हर घर में एक टेली स्क्रीन लगी हुई है। वो टीवी नहीं है, वो कैमरा भी है, माइक्रोफोन भी है, जासूस भी है। तुम क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या देख रहे हो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सोचो, तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, तुम्हें लगता है तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक स्क्रीन तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी हुई है, हर सांस पर, हर भाव पर और हर डर पर। यही विंस्टन की दुनिया है। लेकिन इंसान भी अजीब होता है, जितना ज़्यादा उसे रोको उतना ज़्यादा उसके अंदर सवाल पैदा होते हैं। एक दिन विंस्टन एक डायरी खरीदता है, एक साधारण सी डायरी। आज के समय में ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ओशनिया में ये विद्रोह है, क्योंकि विंस्टन उस डायरी में सच लिखने वाला है, पार्टी के खिलाफ सच। उसका हाथ कांप रहा है, दिल तेज धड़क रहा है। अगर पकड़ा गया उसकी पूरी जिंदगी मिटा दी जाएगी, लेकिन फिर भी वो लिखता है डाउन विद बिग ब्रदर, बस इतना सा वाक्य। लेकिन उसी पल विंस्टन ने युद्ध शुरू कर दिया, एक आदमी का युद्ध, पूरी व्यवस्था के खिलाफ। अब समस्या ये नहीं थी कि विंस्टन पार्टी से नफरत करता था, समस्या ये थी कि विंस्टन अभी इंसान था और पार्टी इंसानियत को ही खत्म कर देती है। फिर विंस्टन की मुलाकात होती है जूलिया से, एक लड़की जो पार्टी की सदस्य है। ऊपर से दिखने पर वो पार्टी की सबसे वफादार सदस्य लगती है, लेकिन अंदर से वो भी विंस्टन की ही तरह नकली दुनिया से नफरत करती है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं और जहाँ से कहानी बदल जाती है, क्योंकि ओशनिया में प्यार सिर्फ प्यार नहीं,
प्यार करना विद्रोह होता है। विंस्टन को लगता था कि प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट है। उसको लगता था कि अगर किसी तरह से पार्टी को एक्सपोज कर दिया जाए तो, अगर लोगों को सच दिखा दिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन विंस्टन एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहा था। उसको लगता था कि पार्टी लोगों के शरीर को कंट्रोल करना चाहती है, जबकि पार्टी का असली टारगेट शरीर नहीं था। पार्टी इंसानों के दिमाग को ओन करना चाहती थी। और यही बात विंस्टन को बहुत ही देर से समझाती है। जब उसकी मुलाकात जूलिया से होती है तब पहली बार उसको लगता है कि शायद दुनिया में अब भी कुछ असली बचा हुआ है। कोई ऐसा है जो पार्टी से नफरत करता है, कोई ऐसा है जो सिस्टम के सामने झुकना नहीं चाहता। दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब बाहर से देखो तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी लग सकती है, लेकिन असल में ये रिबेलियन था, क्योंकि पार्टी के लिए प्यार भी एक क्राइम था। प्यार का मतलब है तुम्हारी लॉयल्टी किसी और के पास चली गई, और पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं था। पार्टी चाहती थी कि तुम्हारा हर इमोशन, हर सपना, हर डर, हर उम्मीद सिर्फ बिग ब्रदर के लिए हो। इसलिए विंस्टन और जूलिया का रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों का रिलेशनशिप नहीं था, वो एक जंग थी। लेकिन जहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत ही डार्क बात बताते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिक्टेटरशिप गन से चलती है, पुलिस से चलती है, आर्मी से चलती है। नहीं, सबसे पावरफुल डिक्टेटरशिप वो होती है जो तुम्हें ये बुला दे कि तुम स्लेव हो। और 1984 में पार्टी ने वही किया था। लोगों को लगता था कि वो फ्री है, जबकि उनकी सोच भी उनकी नहीं होती थी। एक कॉन्सेप्ट आता है इस किताब में, डबल थिंक, और शायद ये पूरी किताब का सबसे डेंजरस आइडिया है। डबल थिंक का मतलब है एक वक्त पर दो ऑपोजिट बातों का सच मान लेना, जैसे वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी। सुनने में ये अपसर्ड लगता है। अगर बचपन से ही तुम्हें यही सिखाया जाए, हर मीडिया यही कहे, हर स्कूल यही कहे, हर बुक्स पर यही छपा हो, और एक दिन तुम भी यही मान लोगे। और पार्टी का यही गोल था, उन्होंने सच को रिप्लेस करना था। इसलिए विंस्टन का काम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में था, जहाँ पर रोज हिस्ट्री बदल जाती थी। जो आज सच था कल वो झूठ बन जाता था, कल जो झूठ था वो सच बन जाता था। और सबसे डरावनी बात, लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक झूठ को ही रिपीट करती है तो सच बोलने वाला पागल लगने लगता है। यही वजह है कि विंस्टन अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसको लगता है कि शायद पूरी दुनिया पागल हो गई है, या शायद वो पागल हो चुका है। और यही साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। जब तुम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते, जब तुम अपनी यादों पर भरोसा नहीं कर पाते, जब तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही गलत हो, तब रेसिस्टेंस टूटना शुरू होता है। और धीरे धीरे विंस्टन भी इसी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा था। उसको लगता था कि एक सीक्रेट रेसिस्टेंस ऑर्गेनाइजर है, एक अंडरग्राउंड मूवमेंट है जो पार्टी को गिराना चाहता है। और जब उसकी मुलाकात ओब्रायन से होती है तो उसको लगता है कि फाइनली उसको कोई अपना मिल गया, एक ऐसा इंसान जो सच को जानता था, एक ऐसा इंसान जो पार्टी के अगेंस्ट में था। लेकिन 1984 की दुनिया में ट्रूथ सबसे ही महंगा लग्जरी है, और विंस्टन को बहुत ही जल्द इसका प्राइस चुकाना पड़ता है। एक दिन उसको और जूलिया को पकड़ लिया जाता है, और फिर शुरू होता है वो फेस जिसने 1984 को हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग बुक्स में से एक बना दिया। क्योंकि अब पार्टी विंस्टन को मारना चाहती थी। मारना बहुत आसान होता, पार्टी उसको तोड़ना चाहती थी कंप्लीटली, अंदर से सोल तक, माइंड से आइडेंटिटी तक। उसको एक रूम में ले जाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, पेन दिया जाता है। लेकिन फिजिकल पेन ही सब कुछ नहीं था, असली टॉर्चर साइकोलॉजिकल था। और ब्रायन विंस्टन को कहता है तुम गलत समझ रहे हो। पावर का पर्पस लोगों की हेल्प करना नहीं था, पावर का पर्पस और ज़्यादा पावर होता है। ये लाइन शायद इस पूरी किताब की सबसे डार्क लाइन है, क्योंकि जहाँ पर ओब्रायन हमें बता रहे हैं कि कुछ सिस्टम को प्रोग्रेस नहीं दिया जाता, कुछ सिस्टम को जस्टिस नहीं चाहिए, कुछ सिस्टम को हैप्पीनेस नहीं चाहिए, उसे सिर्फ कंट्रोल चाहिए। और कंट्रोल कभी सेटिस्फाई नहीं होता, वो और बढ़ता है, वो और बढ़ता है, और बढ़ता ही रहता है। ओब्रायन विंस्टन को समझाता नहीं, उसको तोड़ता है, उसको मजबूर करता है कि वो अपनी आंखों के सामने मजबूर रियलिटी को रिजेक्ट करे। और फिर आता है वो फेमस मोमेंट। ओब्रायन अपनी उंगलियों को उठाता है और पूछता है ये कितनी उंगलियां हैं। विंस्टन कहता है 4। ओब्रायन कहता है नहीं 5। विंस्टन कहता है लेकिन 4 ही है। और फिर टॉर्चर होता है, पेन, प्रेशर, फियर। और फिर एक पॉइंट आता है जहां विंस्टन को लगता है कि शायद सच में 5 ही है। जहां पर ओवरेल एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, अगर किसी इंसान को इनफ प्रेशर दिया जाए तो क्या इंसान का सच भी बदल सकता है? क्या रियलिटी भी मैनिपुलेट की जा सकती है? क्या इंसान को इतना तोड़ दिया जा सकता है कि वह अपनी आंखों को ही झूठा मान सकता है?
1984 का जवाब है हाँ। और यही सबसे बड़ी टेरिफाइंग बात है, क्योंकि जहाँ पर बॉडी नहीं हारती, माइंड हार जाता है। और जब माइंड हार जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आखिर में विंस्टन रूम 101 में पहुंचता है, वो जगह जहां पर हर इंसान को उसके सबसे बड़े डर का सामना करवाया जाता है। विंस्टन का भी एक सबसे बड़ा डर था, और उस डर के सामने उसका सारा रिबेलियन टूट गया, सारी हिम्मत टूट गई, सारी आइडियोलॉजी टूट गई, और फिर विंस्टन खुद भी टूट गया कम्प्लीटली। जब वो बाहर निकलता है तो टेक्निकली वो जिंदा होता है, लेकिन असल में वो मर चुका होता है। उसका शरीर तो चल रहा होता है, लेकिन विंस्टन नाम का इंसान खत्म हो चुका है। और यही 1984 का सबसे पेनफुल एंडिंग है। हीरो सिस्टम को हराता नहीं, हीरो सिस्टम के सामने हार जाता है। और इसी वजह से ये किताब इतनी पावरफुल है कि ये हमें होप नहीं देती, ये हमें वार्निंग देती है। ये कहती है आज़ादी एक बार नहीं छीनी जाती, थोड़ा थोड़ा करके छीनी जाती है। पहले तुम्हारी लैंग्वेज, फिर तुम्हारी प्राइवेसी, फिर तुम्हारी हिस्ट्री, और फिर तुम्हारी सारी सोच। और एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी फ्रीडम कब खत्म हो गई। 1984 सिर्फ एक डिस्टोपियन नॉवल नहीं, जो एक वार्निंग देती है। वार्निंग इस बात की, अगर तुमने सवाल पूछना बंद कर दिया, अगर तुमने खुद सोचना बंद कर दिया, अगर तुमने सच को वेरीफाई करना बंद कर दिया, तो कोई और तुम्हारी रियलिटी को डिफाइन कर देगा। और जिस दिन कोई और तुम्हारी रियलिटी को डिफाइन करने लगे, उस दिन तुम फिजिकली फ्री होके मेंटली स्लेव बन चुके होगे। इसलिए ओवरऑल का मैसेज सिंपल था, सबसे बड़ी रिबेलियन बंदूक उठाना नहीं होती, सबसे बड़ी रिबेलियन होती है सच को सच कहना।